हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो मैं आज आपके सामने लाई हूँ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इनसाइड सिक्योर का जून महीने का ये पहला पार्ट होगा इंडियन पॉलिटी रिलेटेड। और ये पहला क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि सेडिशन जो है कॉलोनियल इरा लॉ है, क्योंकि इससे जो डेमोक्रेटिक राइट है लोगों का डिसेंट करने का या अपने स्पीच फ्रीली कहने का, उसको हैम्पर हो रहा है। तो उसी पे बेस्ड करके एक क्वेश्चन है कि सेडिशन जो एक कॉलोनियल इरा लॉ है और वो डेमोक्रेटिक राइट जो है डिसेंट का वो ख़त्म हो रहा है, और इसलिए इस सेडिशन वाले लॉ का कोई स्पेस नहीं है इंडियाज़ लीगल सिस्टम। ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर में आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि सेक्शन 124A जो है आईपीसी का वो लिंक करता है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी अटैम्प्ट जिससे कि हेट्रेड हो या कंटेम्प्ट हो या डिससेटिस्फैक्शन हो टुवर्ड्स गवर्नमेंट, वो चाहे वर्ड्स के हो, स्पोकन हो, रिटन हो या साइंस हो, उसके अगेंस्ट सेडिशन लॉ यूज़ किया जा सकता है। ये जो सेक्शन 124A है आईपीसी का जो कि सेडिशन रिलेटेड है, ये प्री इंडिपेंडेंस प्रोविज़न है और जो कि आर्टिकल 19 से डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में है। मतलब कि आपका एक फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसके साथ ही कन्फ्लिक्ट करता है। तो इसी से रिलेटेड एक केस है केदारनाथ सिंह केस एंड केदारनाथ एंड स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि हम नहीं इस लॉ को हटाते नहीं हैं, लेकिन ज़रूरत है कि करेक्ट बैलेंस बनाने की फंडामेंटल राइट्स और पब्लिक ऑर्डर के बीच में। और ये लॉ तभी यूज़ करना चाहिए सरकार को जब कोई इमिनेंट मतलब कि वायलेंस होने का मतलब कि टोटल चांस हो टुवर्ड्स ओवरथ्रोइंग ऑफ द स्टेट। इसके अलावा ये जो सेडिशन का या रूल है उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो बात है कि क्यों ये यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, जो डेमोक्रेसी और जो फंडामेंटल राइट्स है लोगों का उसके अगेंस्ट है। दूसरा कि स्टेट के पास स्टेट मशीनरी जो है वो काफ़ी नहीं होगी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। मतलब कि पुलिस के पास इतना नेसेसरी ट्रेनिंग होता है और ना ही साथ में वो कैपेसिटी होती है कि इसके प्रोविज़न को अच्छी तरह से समझे इम्प्लीमेंट करने से पहले। तीसरा कि इसमें हाई चांस है कि इसका मिसयूज़ हो सके, स्पेशली ऐसे सेक्शन के अगेंस्ट जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, जैसे कि जर्नलिस्ट हो गए, राइटर्स हो गए, एक्टिविस्ट हो गए। ये बहुत ज़्यादा ड्रैकोनियन नेचर है इसका, क्योंकि ये नॉन बेलेबल भी है, नॉन कॉग्नाइजेबल भी है, और जो इसका पनिशमेंट है वो लाइफ तक एक्सटेंड हो सकता है। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा डिटरेंस है और इसलिए इसका मिसयूज़ होने का भी चांस ज़्यादा है। अब बात है कि जो पांचवी बात है कि ये प्रेस के अगेंस्ट, मतलब प्रेस जो फ्रीली जो भी न्यूज़ है उसको लिख सके, इसके अगेंस्ट है, क्योंकि आप किसी जर्नलिस्ट के अगेंस्ट सेडिशन चार्ज लगा के उसको चुप करवा सकते हैं। अब बात है कि फेवर में क्या है, क्यों हमें सेडिशन रिलेटेड लॉज की ज़रूरत है। पहला तो कि ऐसा नहीं है कि ये ड्रैकोनियन लॉ है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे गाइडलाइंस रखे हैं और उसी के अनुसार इसका यूज़ होगा, तो ऐसा नहीं है कि ये ड्रैकोनियन लॉ है। दूसरा कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात की है आर्टिकल 19(2) में, ये उसके अंदर आता है। तीसरा कि ये सच्ची में फ्री स्पीच को कर्व नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि हर तरह के फ्री लैंग्वेज और स्पीच को हम सेडिशन में डाल देंगे, बल्कि वही स्पीच जो कि देश को तोड़ने की बात करे उसी या वायलेंस के बारे में बात करे उसी को इसके अंदर लाया जाएगा। चौथा है कि हमारे यूनिटी और इंटीग्रिटी को बहुत सारे थ्रेट्स हैं या एंटी नेशनल एलिमेंट्स उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि नक्सल्स हो गए, सेपरेटिस्ट्स हो गए। तो सिर्फ इसका मिसयूज़ एक कारण नहीं हो सकता ऐसे लॉज को रिपेल करने का। तो क्या ज़रूरत है उसकी जगह ये ज़रूरत है कि हम जो एम्बिग्विटीज़ है जिसके कारण इसका मिसयूज़ होता है उसको हटाएं। दूसरा कि पुलिस को अच्छे से ट्रेन करें और साथ में इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस लॉ का मिसयूज़ ना हो सके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि लैंग्वेजेस पे, जो कि 8th शेड्यूल में है इंडिया के। तो बात है कि लैंग्वेज जो है वो मेन इंडिकेटर है, मतलब कि मेन आइडेंटिटी
का एक फॉर्म है ऑफ पॉलिटिकल आइडेंटिटी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि क्या ज़रूरत है अमेंड करने का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1968। मतलब कि अगर हम इसे और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाएं तो क्या इसकी ज़रूरत है, मतलब कि हमें क्या ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1968 को अमेंड करने की ज़रूरत है। तो ये इसलिए ये सवाल आया है क्योंकि अभी रिसेंटली तुलु लैंग्वेज, जिसकी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है बोलने वालों की, वो तमिलनाडु और केरला में रहते हैं और उनकी तरफ से आवाज़ आई है कि इस एक्ट को अमेंड करके और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाना चाहिए और ऐसे लैंग्वेजेस को भी इंक्लूड करने चाहिए जिनकी एक बहुत मेजर पॉपुलेशन है। तो जैसे मैंने कहा कि तुलु लैंग्वेज का जो डिमांड है कि पहले तो उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिलना चाहिए और दूसरा कि उसको इंक्लूड करना चाहिए इट्स स्केड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के। जो अभी लैंग्वेजेस जो हैं जो कि ऑलरेडी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो हुए जैसे असामीज़, बंगाली, ऐसे करके 22 लैंग्वेजेस हैं। तो हमें बताना पड़ेगा कि अभी का क्या स्टेटस है तुलु का और ऐसा क्यों ज़रूरत आई या डिमांड आई। तो वो आंसर में जब जो भी आप पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड आंसर होता है उसमें आप पहले तो आर्टिकल लिखोगे, आर्टिकल बताओगे अगर उससे रिलेटेड कोई है। तो अब जैसे लैंग्वेज रिलेटेड अगर आर्टिकल्स देखो तो पार्ट 17 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें मेंशन किया गया है जो आर्टिकल 343 है वहाँ से लेकर आर्टिकल 351 तक लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। तो 8th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें डायरेक्टली रिलेट करता है लैंग्वेज से। फिर आर्टिकल 343 बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज जो यूनियन का होगा वो होगा हिंदी एंड देवनागरी स्क्रिप्ट। फिर आर्टिकल 344 कहता है कि जो एक कमीशन बैठाई जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन एक्सपायरेशन ऑफ 5 years, मतलब जब से कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बनना ख़त्म हुआ तो उसके 5 साल बाद। फिर आर्टिकल 351 कहता है कि कोशिश की जाएगी जिससे हिंदी लैंग्वेज स्प्रेड हो। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं कि जो लैंग्वेज है उसका जो आइडेंटिटी के साथ कनेक्शन है। कोई भी लैंग्वेज है उसका किसी पूरे कम्युनिटी के कल्चर से डायरेक्ट कनेक्शन होता है और कई बार कोई लैंग्वेज को एज अ मतलब कि डोमिनेंस का भी प्रतीक माना जाता है। अब जैसे कि असम में देखा गया है कि बंगाली के अगेंस्ट एक डोमिनेंस की भावना है। उसी तरह आप नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन में देखोगे कि साउथ इंडिया के लोग हिंदी को उतना सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि उनका लैंग्वेज दब रहा है उस प्रोसेस में। तो उसी तरह पहले संस्कृत था जो कि माना गया था कि ब्राह्मणिज्म का के डोमिनेंस का एक फॉर्म हो। तो अभी क्या हुआ है कि तुलु लैंग्वेज के लिए डिमांड आई है। ये जो तुलु लैंग्वेज है जैसा मैंने कहा कि कर्नाटक और केरला में बोला जाता है। तुलु एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है लेकिन कोशिश की जा रही है कि उसको 8th शेड्यूल में डालने का। और इससे क्या होगा कि उसको साहित्य एकेडमी से भी रिकॉग्निशन मिलेगा। अभी 22 लैंग्वेज है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और जब हमें ज़रूरी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारा जो लैंग्वेज पॉलिसी है वो एक तरह से जो डाइवर्सिटी है वो दिखाए, उसी सेंस में ये डिमांड है। ठीक है, तो कंक्लूजन में आप यही लिखोगे कि कैसे हमें रीलुक करने की ज़रूरत है लैंग्वेज पॉलिसी को जो आप पार्ट 17 है उसमें, ताकि हम जो एक अपने डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट भी कर सकें और साथ में नर्चर भी कर सकें। हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो राइट टू बी फॉरगॉटन और जो राइट ऑफ पब्लिक टू एक्सेस ऑफ कोड्स ऑफ रिकॉर्ड, उसके बीच में जो एक तरह से इंटरप्ले है उसके बारे में कि एक तरफ हमें है कि किसी भी आदमी को एक राइट है, राइट टू बी फॉरगॉटन, और दूसरा कि एक अकाउंटेबिलिटी, फेयर क्रिटिसिज्म और राइट ऑफ पब्लिक टू एक्सेस ये आता है। तो उसी पे बेस्ड करके क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली एक आदमी ने कोर्ट में अर्जी डाली कि जो उससे रिलेटेड जो भी डाटाबेस है उसको हटा दिया जाए क्योंकि वो इंटरनेट पे इजीली एक्सेसिबल था। तो उसी पे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हमें ज़रूरत है कि राइट टू बी फॉरगॉटन के को बैलेंस किया जाए राइट ऑफ पब्लिक टू एक्सेस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, इसके साथ बैलेंस किया जाए ताकि फेयर क्रिटिसिज्म भी हो, अकाउंटेबिलिटी भी रहे साथ में। तो उसी पे बेस्ड करके ये क्वेश्चन है।
तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि क्या कोर्ट का जजमेंट है उसको आप लिख सकते हो। और मतलब कि यही जो इंटरप्ले है राइट ऑफ इंफॉर्मेशन और राइट, मतलब कि पब्लिक का राइट है कि उसको केस के बारे में पूरा डिटेल होना चाहिए, और दूसरी तरफ उस पर्सन का भी राइट है जिसका नाम आया है कि वो जो भी उसने पास्ट में किया है उसके कारण उसको अभी पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता, तो उसके पास राइट टू बी फॉरगॉटन है। तो हम दिल्ली कोर्ट हाई कोर्ट ये कर सकता था कि उस आदमी का नाम हटा दे इंस्टेड ऑफ कि टोटल उस जजमेंट को ही हटाने के बजाय। मतलब जो गूगल सर्च इंजन है जो बाकी सर्च इंजन है उसको ऑर्डर गया कि ऐसे इस मतलब जो इंसान जिसने किया था अर्जी उससे रिलेटेड केस को हटा दिया जाए फ्रॉम पब्लिक सर्च इंजन्स। तो इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन ने जिस तरह से लॉ फ्रेम किए हैं उसको फॉलो किया जाए, ठीक है। और देखा गया है कि राइट टू बी फॉरगॉटन ऐसे इन जनरल मैं कहूँ तो इंटरनेट पे भी है कि हर एक इंसान को है राइट टू बी फॉरगॉटन, लेकिन वहाँ पे क्या होगा जब कोई थर्ड पार्टी आपके इन्फॉर्मेशन को डाल रही हो, तो वहाँ पे आप कैसे राइट टू बी फॉरगॉटन होगा। फिर जैसे इस केस में हुआ कि जो जुडिशरी रिलेटेड है, तो ये टोटली अनचार्टेड टेरिटरीज़ हैं, तो इसमें कैसे होगा, तो इसी पे बेस्ड करके आपको आंसर लिखना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वापस केदारनाथ जजमेंट यानी कि सेडिशन के ऊपर बेस्ड है। ये है कि अभी रिसेंटली एक केस हुआ था विनोद दुआ जो जर्नलिस्ट हैं उनसे रिलेटेड, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लॉ ऑफ सेडिशन है, जो कि केदारनाथ सिंह में जो बातें कोर्ट ने कही थी उसको अपहेल्ड किया। केदारनाथ सिंह जजमेंट जो है वो सेडिशन रिलेटेड है। इसमें कोर्ट ने कहा था कि हम इस सेडिशन के प्रोविज़न्स को रखते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताया था कि वहीं पे इस सेडिशन रिलेटेड प्रोविज़न्स को यूज़ करना चाहिए जहाँ पे वायलेंस का चांस हो या वायलेंस क्रिएट किया जा रहा हो, वहीं पे ऐसे नहीं। तो वही उसी जो सेक्शन 124A है जो कि सेडिशन रिलेटेड है उसी पर ये जजमेंट है। तो आपको दो जजमेंट इसमें होगा, एक विनोद दुआ का केस और दूसरा केदारनाथ जजमेंट। तो एंड आप जब इंट्रो लिखोगे तो आप बताओगे कि ये जो सेडिशन का लॉ है ये उस समय का है, ब्रिटिश टाइम का, जब गवर्नमेंट चाहती थी कि उनका एक गुड मतलब एक अच्छा इमेज बने, उनकी इमेज ख़राब ना हो। उस समय इंग्लैंड में मोनार्की थी और उसी किससे प्रेरित होके मतलब कि उसी को मेंटेन करने के लिए ब्रिटिश ने सेडिशन का लॉ लाया। लेकिन जब हम लोग इंडिपेंडेंस हम लोग का आज़ादी हुई उसके बाद भी इस लॉ को नहीं रखा गया, इस लॉ को चेंज नहीं किया गया, मतलब कि वैसे ही वैसा इसको रखा गया विदाउट एनी चेंजेस। तो जब हम लोग फ्रीडम फाइट कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, उस समय इस सेडिशन लॉ का यूज़ हुआ था अगेंस्ट गांधी जी एंड साथ में बाल गंगाधर तिलक के अगेंस्ट भी। तो हिस्टोरिकली अगर हम लोग कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट सेडिशन, कॉलोनियल रूल हमारे जो उस समय इंडियंस थे उनके अगेंस्ट यूज़ किया गया, तो अभी क्यों ज़रूरत है गवर्नमेंट को सेडिशन को रखने की। तो उसी पे बेस्ड करके आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। तो क्या लिखेंगे आप इसमें आंसर, ये सोचिए एंड उसके बाद फिर आंसर से मैच कीजिए। आंसर में आपको बताना पड़ेगा कि कैसे विनोद दुआ केस और केदारनाथ जजमेंट में कोर्ट ने खुद ही इसको वैलिड माना है और कॉन्स्टिट्यूशनल माना है। ये जो केदारनाथ जजमेंट था उसके बारे में आपको बताना होगा कि कैसे कोर्ट ने कहा था कि जहाँ पे इंसाइटमेंट हो या कॉल फॉर वायलेंस हो वहीं पे सेडिशन यूज़ करना चाहिए। 7 प्रिंसिपल्स दिए गए थे केदारनाथ सिंह रूलिंग के द्वारा जहाँ ऐसे सिचुएशन के बारे में जहाँ पे सेडिशन लगाया जा सकता या नहीं लगाया जा सकता, इन विच द चार्ज ऑफ सेडिशन कैन नॉट बी अप्लाइड, मतलब टोटली उसको रिव्यू किया था केदारनाथ जजमेंट में। तो लेकिन अभी क्यों रिव्यू करने की ज़रूरत है, एक तो कहीं बहुत सारे एम्बिग्विटीज़ हैं इस लॉ में, दूसरा कि अभी जैसे रिसेंटली लक्षद्वीप में भी ये लॉ सेडिशन का लॉ इसलिए लगाया गया क्योंकि गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म चल रहा था। तीसरा कि जो 19(1)A है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उससे डायरेक्ट कनेक्शन है और ये 19(1)A को वायलेट कर रहा है। चौथा कि अगर कोई कार्टूनिस्ट, ठीक है, उसने कुछ वैसा बनाया या कोई किसी आर्टिस्ट ने कुछ वैसा कहा
तो उसके जो कि एक पब्लिक ऑर्डर क्रिएट कर सकता है, तो ये कौन डिसाइड करेगा? वो पुलिसमैन करेगा जो वहाँ पे है या सुन रहा है, या जिसको रिपोर्ट किया गया, या कौन करेगा? या हमारी पुलिस तो इतनी ज़्यादा ट्रेन नहीं है कि उस लेवल पे इस लॉ के जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको समझते हुए किसी पर्सन को पकड़े, तो कैसे यूज़ होगा? बहुत सारे एम्बिग्विटीज़ हैं, ठीक है। तो साथ में जो सेक्शन 124A जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो आर्टिकल 19 में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन सेक्शन 124A एम्बिगुअस है और इसलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। साथ में आप ये भी लिखोगे कि कैसे ब्रिटिश टाइम में ये इसका मिसयूज़ हुआ, तिलक के अगेंस्ट, गांधी जी के अगेंस्ट, और मतलब कि इंग्लैंड जैसे देश जहाँ पे जिसने ये यूज़ किया वहाँ पे ऐसा लॉ नहीं है। सेडिशन रिलेटेड लॉ उन्होंने हटा दिया, ठीक है। तो आप इसको इतना सब अगर लिख दो तो ऑफ कोर्स आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा विदाउट एनी डाउट। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फेडरलिज्म रिलेटेड है, मतलब यूनियन एंड स्टेट जो फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी, उसके इशूज़, चैलेंजेस, मतलब बेसिकली फेडरलिज्म रिलेटेड अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम ज़्यादा इकोनॉमिक पावर स्टेट्स को दें तो क्या ये सेंटर को हेल्प करेगा एक्सटर्नल थ्रेट से डील करने में? मतलब कि जो इंटरनल डिसेंशन है वो बढ़ रहा है, मतलब कि जो स्टेट के पास अगर हम ज़्यादा पैसा दें, ज़्यादा उनको फिजिकल पावर दें, तो क्या वो हमारे देश को स्ट्रॉन्ग बनाएगा? इतना स्ट्रॉन्ग कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बाहरी दुश्मनों से, बाहरी जो भी कन्फ्लिक्ट्स जैसे चाइना फैक्टर हो गया या पाकिस्तान फैक्टर हो गया, उसको ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएगा। उसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो आपको लिखना होगा इसमें कि जो नेचर है फिजिकल रिलेशन का यूनियन और स्टेट के बीच में, और बताना पड़ेगा कैसे सेंट्रल और स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेवेन्यू का, और क्यों हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा इकोनॉमिक पावर दें स्टेट्स को, वो चाहे टैक्स कलेक्शन हो या फिर इकोनॉमिक जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर की तरफ से ज़्यादा स्टेट्स को जाए, और कैसे वो हेल्प करेगा एक्सटर्नल थ्रेट्स को हैंडल करने में, चाहे वो चाइना फैक्टर हो या अफ़गानिस्तान का हो जब यूएस विड्रॉ कर रहा है और हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की ज़रूरत है। तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि अभी का जो फिजिकल फेडरलिज्म है उसमें फिनांस कमीशन रिकमेंड करता है डिवीज़न, और अभी ये 41% है, पहले 42% था, जो कि अभी 41% है अकॉर्डिंग टू द 15 फिनांस कमीशन रिकमेंडेशन। अब हमें समझना है क्या क्या चैलेंजेस हैं। पहले तो जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया 42% मतलब कि स्टेट्स को दिया जाएगा फंड, वो भी नहीं दिया जाता कई बार। दूसरा है कि सेस, मतलब कि जो टैक्स के ऊपर सेस, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगा देती है सेंटर, वो जाता है सीधे सेंटर को और उसमें स्टेट को शेयर नहीं मिलता। तीसरा कि ज़्यादा इकोनॉमिक पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मतलब कि कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे 26% जाता है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ पुअर स्टेट्स हैं वहाँ पे 50% जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो रूलिंग पार्टी है वो यूज़ कर पाती है सेंट्रल फंड्स को अपने अनुसार, जिस स्टेट्स को वो ज़्यादा वो अपने अनुसार उसको यूज़ कर सकती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स में। नेक्स्ट है कि रीजनल डिस्पैरिटी, मतलब कि कुछ स्टेट्स जैसे कि उत्तर प्रदेश ये सिर्फ 3% देता है, ठीक है, जो टैक्स कलेक्शन है उसमें, बट जो सेंट्रल की तरफ से उसको जाता है 17% रेवेन्यू। तो ये जो डिस्पैरिटी है, जबकि देखा गया है कि महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु ये मेजर कंट्रीब्यूटर है टैक्स रेवेन्यू के, लेकिन उनको वापस रिटर्न उस तरह से नहीं आता। फिर रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला भी जो है उसके अगेंस्ट साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं वो उन्होंने वॉइस किया था, क्योंकि जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं जैसे केरला हो गया, इन लोगों ने अपना पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया, जबकि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं वो अपना पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। तो इस कारण से वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बायस्ड हो जाता है अगेंस्ट द साउथ इंडियन स्टेट्स। फिर नेक्स्ट है कि जो पॉपुलेशन फैक्टर और क्रॉस सब्सिडी जो मैंने कहा अभी, तो सजेशन क्या है? सजेशन ये है कि जैसे यूएस इतना बड़ा देश है, वहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों टैक्स कलेक्ट करती है, और जो स्टेट्स हैं वो लेस डिपेंडेंट है ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसी तरह ये स्विट्ज़रलैंड में भी है,
और नेक्स्ट पॉइंट है कि पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, मतलब कि जो पुअर स्टेट्स हैं उनको एक पीरियड ऑफ ट्रांजिशन देने की ज़रूरत है। तो हाँ, ये सच है कि अगर हमारा फेडरलिज्म फेडरल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेट सपोर्ट कर पाएंगे सेंटर को, और सेंटर स्टेट्स को फुल फ्रीडम दे पाएगा, इंटरफेरेंस नहीं करेगा, तो ऑफकोर्स एज अ नेशन हम लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे और एक्सटर्नल थ्रेट्स से बेटर हैंडल कर पाएंगे।